अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड स्कूल्स। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एएम इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर सितंबर 2020 को कंडक्ट हुआ है। ये पेपर बेसिकली टेक एंड रिसर्च के थ्रू कंडक्ट हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेम सिग्नल इज़ अ डैश सिग्नल। हमारे पास रेम सिग्नल के बारे में उसने ये क्वेश्चन पूछा है। कौन सा सिग्नल है? एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, या बोथ एनर्जी एंड पावर है, या नीदर पावर एनर्जी सिग्नल। तो रेम सिग्नल जो इसका कार्व हमारे पास इस तरह बनता है, ये इसका कार्व बन जाता है इस तरह। तो आर ऑफ टी से इसे डोनेट किया जाता है। रेम सिग्नल जो होता है आर ऑफ टी से इसे डोनेट किया जाता है। तो रेम सिग्नल हमारे पास एक अनस्टेबल सिग्नल होता है क्योंकि जिसका एम्पलीट्यूड होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट वैल्यू के ऊपर हमें नहीं पता होता इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती जाती है। इंक्रीज एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होती है इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर हमें नहीं पता होता है। तो एक तरह का ये अनस्टेबल सिग्नल होता है, रेम सिग्नल है। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे उन्होंने पूछा है कि एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, तो इसमें जो राइट आंसर बता ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ना फिर ये एनर्जी सिग्नल भी नहीं है और पावर सिग्नल भी नहीं, इधर पावर एंड एनर्जी सिग्नल, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द फोरियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट एंड ए पीरियाडिक सिग्नल। तो हमारे पास जो फोरियर रिप्रेजेंटेशन होती है डिस्क्रीट और ए पीरियाडिक सिग्नल की, जो फोरियर रिप्रेजेंटेशन बनती है डिस्क्रीट सिग्नल इस फॉर्म में हमारा पास होता है। ये डिस्क्रीट इम्पल्सेस के फॉर्म में ये होगा सिग्नल। तो डिस्क्रीट सिग्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी फोरियर एंड ए पीरियाडिक सिग्नल। ए पीरियाडिक सिग्नल होता है जो हमारे पास वो उसका पीरियड वो सेम नहीं रहता, डिफरेंट होता है, और पॉइंट के ऊपर डिफरेंट रहेगा उसका पीरियड। तो एक और अलग तरह का सिग्नल होता है, ए पीरियाडिक सिग्नल होता है वो। ए पीरियाडिक सिग्नल बेसिकली हमारे पास जो है उसका जो फोरियर रिप्रेजेंटेशन बनती है कंटिन्यूस एंड पीरियाडिक बनेगी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कंटिन्यूस एंड ए पीरियाडिक, कंटिन्यूस एंड पीरियाडिक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, द फीडबैक कैन कॉज अ सिस्टम डैट इज ओरिजिनल स्टेबल। हमारे पास एक ओरिजिनल स्टेबल सिस्टम है, तो फीडबैक की वजह से उस सिस्टम के साथ सिस्टम बिकम फीडबैक कैन कॉज अ सिस्टम डैट इज ओरिजिनल स्टेबल। हमारे पास एक ओरिजिनल स्टेबल सिस्टम है टू बिकम अनस्टेबल, स्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, कंडीशनल स्टेबल। हमारे पास कोई भी एक ओरिजिनल स्टेबल सिस्टम है तो फीडबैक की वजह से उस सिस्टम और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा या अनस्टेबल हो जाएगा या कंडीशनल स्टेबल हो जाएगा, या मोर स्टेबल और अनस्टेबल, इधर मोर स्टेबल अनस्टेबल। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, वो और ज़्यादा स्टेबल भी हो सकता है या फिर अनस्टेबल स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी एट विथ एन एक्वस डायग्राम कट्स दी यूनिट सर्कल। तो उस फ्रीक्वेंसी जो एक्वस वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर एक्वस डायग्राम के ऊपर हमारे पास यूनिट सर्कल कट, फ्रीक्वेंसी के ऊपर यूनिट सर्कल कट कर जाता है, कट दी वो फ्रीक्वेंसी जो यूनिट सर्कल को कट कर देती है एट द एक्वस डायग्राम। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ सर्किट। हमारे पास ये सर्किट गिवन है, इसकी आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगी? ये बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर का सर्किट है। जब भी हम इंटीग्रेटर के इनपुट पे कोई भी स्केयर वेव देंगे तो हमें वो आउटपुट पे ऊपर एक ट्राइंगुलर वेव हमें जनरेट करके दे देगा। ये हमारे पास ट्राइंगुलर वेव आउटपुट के ऊपर हमें मिल जाएगी। तो इंटीग्रेटर की जो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है साइन वेव, स्केयर वेव, सॉटूथ वेव। तो जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ट्रायंगुलर वेव हमें आउटपुट में। अगर ये क्योंकि ये इंटीग्रेट आउटपुट के ऊपर हमें ये फीडबैक के ऊपर हमें कैपेसिटर लगा होगा, अगर यहाँ पर रजिस्टर होता तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर का सर्किट होता, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलता? तो आउटपुट के ऊपर हम अगर ट्रायंगुलर देते तो हमें स्केयर आउटपुट पे मिलती। तो ये डिफरेंशिएटर का इंटीग्रेटर का सर्किट, तो हमें आउटपुट के ऊपर ट्रायंगुलर वेव मिल रही है, इनपुट के हम स्केयर वेव दे रहे हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सिस्टम की स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता? लाइन लॉसेज, रिएक्टेंस, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो लाइन लॉसेज होते हैं, लॉसेज की वजह से हमारे पास सिस्टम की स्टेबिलिटी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, टू कंपनसेट द लाइन इंडक्टेंस द रिएक्टेंस कैपेसिटर। तो लाइन इंडक्टेंस को कंपनसेट करने के लिए हम रिएक्टेंस कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। तो उन कैपेसिटर को हम रिएक्टेंस कैपेसिटर को किस फॉर्म में कनेक्ट होती हैं? सीरीज में होते हैं, पैरेलल, या इधर सीरीज एंड पैरेलल। तो लाइन इंडक्टेंस को इंडक्टेंस को कंपनसेट करने के लिए हम रिएक्टेंस कैपेसिटर को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर पावर फैक्टर की इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल के अंदर कनेक्ट होते हैं। जहाँ पर लाइन इंडक्टर्स की बात की गई तो हमें सीरीज़ के अंदर कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, हमारे पास ये डिस्क्रीट सिग्नल है एक्स एफ एन इज इक्वल टू -1 पावर एन इस पीरियाडिक। उसने हमें ये चीज़ पहले बता दिया कि ये सिग्नल है पीरियाडिक सिग्नल है विद द फंडामेंटल पीरियड। पीरियाडिक सिग्नल वो होता है वो बार बार उसको रिपीट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो फंडामेंटल पीरियड जिसका आ जाएगा 2, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है द रिलेशन बिटवीन फोरियर इंटीग्रल एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जो हमारे पास फोरियर इंटीग्रल और या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है, तो इन दोनों के अंदर जो बेसिकली हम टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर जाते हैं, तो इनका जो रिलेशन है टाइम डोमेन के थ्रू है या फिर फ्रिक्वेंसी डोमेन के थ्रू है या फिर बोथ फ्रिक्वेंसी एंड टाइम डोमेन। तो इनका दोनों का जो रिलेशन बनता है बोथ फ्रिक्वेंसी एंड टाइम डोमेन के अंदर जाके हम इनकी कंपेरिजन करते हैं दोनों का। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द यूनिट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो जो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है उसकी यूनिट क्या बनती है, फ्राड पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, वोल्ट पर मीटर या फिर जूल्स पर सेकंड। तो उसमें जो राइट आंसर बनता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की यूनिट बनती है ऑप्शन ए फ्राड पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट हैपन्स व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज ग्रेटर इन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर बात करें तो हमारे पास जो हमारे पास ये है वो करते हैं, ये हमारे पास ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और दूसरा सिग्नल हमारे पास जो है कैरियर सिग्नल है। तो ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल है। ये हमारे पास एफ एम इज़ अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ये हमारे पास एफ सी सिग्नल है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें जब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है इसके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का अगर ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू द कैरियर सिग्नल, तो हमारे पास क्या होता है, तो सिग्नल के अंदर हमें डिस्टॉर्शन मिल जाती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर एम्पलीट्यूड अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का ज़्यादा हो जाए कैरियर सिग्नल से, तो हमारे पास सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन पैदा होती है। तो कैरियर सिग्नल बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन आइसोट्रोपिक एंटीना। तो आइसोट्रोपिक एंटीना एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है। तो इसकी जो रेडिएशन पैटर्न है स्फेरिकल है, डॉट नेट है, इलिप्टिकल है या हाइपरबोलिक है। तो इसमें जो हमारे पास राइट आंसर बनता है जो रेडिएशन पैटर्न होता है आइसोट्रोपिक एंटीना का उसको स्फेरिकल रेडिएशन पैटर्न, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 रजिस्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज इज कॉल्ड। जब भी ये रजिस्टर या कैपेसिटर को सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुत से डिजिटल हमारे पास सर्किट्स होते हैं उनके अंदर हम ओसिलेटर सर्किट होते हैं। तो बहुत से सर्किट ऐसे होते हैं कि हम रजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के सर्किट को हम क्या कहते हैं, जब रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में हो उसको पल्स सर्किट कहते हैं, टाइमिंग सर्किट या डिले सर्किट, ओसिलेटर फ्रिक्वेंसी सर्किट, सिमी ट्रिगर सर्किट। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है टाइमिंग या डिले के लिए पैदा प्रोड्यूस करने के लिए हम इनको सीरीज कैपेसिटर और रजिस्टर को यूज करते हैं, टाइमिंग सर्किट और डिले सर्किट। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर VGS इज इक्वल टू 0 द ड्रेन करंट बिकम कांस्टेंट व्हेन द VDS एक्सीड्स। तो ये FP हमारे पास FET में से क्वेश्चन है। इसका कार्य हमारे पास इस तरह बन जाता है, इस तरह हमारे पास कार्य बनता है ये। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, तो हमारे पास ये इस तरफ हमारे पास ये ड्रेन करंट है, कर्व में इस तरफ ये ID से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास VP आ जाएगा। इस तरफ हमारे पास ये VGS इज इक्वल टू 0। तो उसने क्या है फॉर VGS इज इक्वल टू 0 द ड्रेन बिकम कांस्टेंट। तो जब VGS की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो हमारे पास इधर इस पॉइंट से आगे हमारे पास ड्रेन करंट कांस्टेंट हो गया है। तो कांस्टेंट ड्रेन करंट जा रहा है। तो इस पॉइंट से जो हमारे पास ये कर्व ड्रा कर लाइन हमने ड्रा कर दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया। तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, जिसे PV से रिप्रेजेंट कहते हैं। फॉर VGS इज इक्वल टू VGS की वो वैल्यू जिसकी VGS जब 0 वोल्ट होगा उस टाइम हमारे पास ड्रेन करंट जो है कांस्टेंट करंट एरिया हमें मिल रहा है। ये बेसिकली एक कांस्टेंट करंट ड्रेन करंट एरिया है। तो उस टाइम जो क्रॉस जो जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे जो हमारे पास जो वोल्टेज बन रही है उसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज से कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं द फिनोमेना ऑफ द ओवरलैप इन अ कन्वर्टर ऑपरेशन। तो कन्वर्टर जो बेसिकली इनको हम कन्वर्टर के अंदर इंडक्टर्स और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR को यूज़ करके हम कन्वर्टर बनाते हैं। डिफरेंट कन्वर्टर होते हैं हमारे पास, 3 फेज फुल वे कन्वर्टर, 3 फेज हाफ वे कन्वर्टर। इनके डिफरेंट आउटपुट वोल्टेजेस होती हैं, डिफरेंट एवरेज एवरेज आउटपुट वोल्टेजेस होती हैं। तो इसमें तो ओवरलैप को किस वजह से प्रोड्यूस होता है इन ऑपरेशन के अंदर,
ओवरलैप इन कन्वर्टर ऑपरेशन इज ड्यू टू द सोर्स इंडक्टेंस की वजह से इसके अंदर पैदा होता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। तो हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 है, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।